नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज कुछ जिला उद्यान अधिकारी प्रधानाचार्य वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उनका डिटेल और उनका आंसर भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। जो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है 3, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5 या डी दिया गया है 6। तो इनमें से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो उनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी जो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 4 है। और यदि अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हम बोल सकते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो जो है झांसी में है, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय आपका। तो इसमें से जो हो जाएगा 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहला हो गया चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है आपका। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या फैजाबाद में है आपका। तीसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। और मान्यवर श्री काशीराम जी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, जो इस समय उसका नाम काशीराम हटाकर बांदा ही रखा गया, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है। तो जो गेहूं में बौनेपन के लिए जीन है आपका वो है नोरेंटेन। तो याद रखिएगा, गेहूं में जो बौनेपन के लिए जीन है ड्वार्फ वैरायटी के लिए, तो नोरेंटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इसके डिटेल देखते हैं थोड़ा बहुत। गेहूं में बौनेपन के लिए जीन नोरेंटेन RH यानी एवं RH2 और RH-T2। धान में बौनेपन के लिए जीन DG वोगिन और GM जेनेटिक मॉडिफाइड कॉटन आर डेवलप्ड रेसिस्टेंट टू कॉटन बॉल वर्म बाय यूजिंग CRY1AC एंड CRY1AB जीन, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो दिया गया है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं थर्मोफिल्स कहलाते हैं या म्यूजोफिल्स कहलाते हैं या साइक्रोफिल्स कहलाते हैं। जो भी मतलब बैक्टीरियाज मैक्रोब्स है वो सूक्ष्म जीव हैं जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, थर्मोफिल्स बोलते हैं या म्यूजोफिल्स बोलते हैं या साइक्रोफिल्स बोलते हैं। तो जो आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं उनको हम बोलते हैं साइक्रोफिल्स, यानी साइक्रोफिल्स बोलते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। साइक्रोफिल्स वे सूक्ष्म जीव हैं जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पैदा होते हैं, याद रखिएगा। अब क्रायोफिल्स क्या होते हैं? क्रायोफिल्स जो वो होते हैं जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर वृद्धि करते हैं, उन्हें सीडोमोनास, इसमें जैसे आंसर हो जाएगा, जैसे इसका क्रायोफिल्स का उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सीडोमोनास हो गया और सेरेटिया हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला देखते हैं इसी में जो म्यूजोफिल्स क्या कहलाते हैं। तो म्यूजोफिल्स तो ये सूक्ष्म जीव जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में वृद्धि होती है, मतलब जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वृद्धि करते हैं अपनी जो जीव मैक्रो सूक्ष्म जीव जो वृद्धि करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, उन्हें म्यूजोफिल्स बोलते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो थर्मोफिल्स क्या होता है, तो थर्मोफिल्स वो होता है जो सूक्ष्म जीव 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो क्या हो जाते हैं आपका स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें उदाहरण आ जाएगा आपका थर्मोफिलस उदाहरण आ जाएगा। तो क्या कहलाते हैं आपका थर्मोफिल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा थर्मोफिल। तो थर्मोफिल जान गए हम, म्यूजोफिल्स जान गए और क्रायोफिल्स जान गए, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइक्रोफिल्स के बारे में भी जान गए, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका वो दिया गया
करण के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन बी की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है, विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कैल्सीकरण के लिए है तो विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कैल्सिफिकेशन। तो शरीर की ऊतकों में, अगर शरीर की ऊतकों में वृद्धि के लिए आपका देखा जाए तो कैल्शियम लवण का संचयन होता है, ठीक है, और करने की क्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है। यानी कैल्सिफिकेशन शरीर की ऊतकों में जो कैल्शियम लवण का संचयन, यानी एकत्र, संचयन मतलब क्या होता है, एकत्र, इकट्ठा होना, तो क्या कहलाता है वो क्रिया, क्या कहलाती है आपकी, कैल्सिफिकेशन कहलाती है। याद रखिए, इस प्रक्रिया के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किससे संबंध करता है, केवल प्रकाश संश्लेषण से, केवल श्वसन से, या फिर केवल संश्लेषण एवं श्वसन दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है वो केवल श्वसन से ही है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो इसका डिटेल में देखते हैं इसको श्वसन क्रिया ग्लूकोज शर्करा से प्रारंभ होती है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु क्रमबद्ध रूप से विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण श्वसन क्रिया कोशाद्रव साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड की संरचना स्ट्रक्चर होती है वो किसके द्वारा बनी होती है, शर्करा के द्वारा बनी होती है, या आरएनए के द्वारा बनी होती है, लिपिड के द्वारा बनी होती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो ये जो पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर बनी होती है वो आपका शर्करा यानी सुक्रोज के द्वारा बनी होती है। जो पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड एक अणु वाले शर्करा, मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक अणु वाले शर्करा की एक बड़ी 10 से अधिक अधिक देती है, 10 से अधिक देती है, पॉलीसैकेराइड कहलाती है, याद रखिएगा। उदाहरण जैसे मंड हो गया आपका, और स्टार्च, मंड को स्टार्च बोलते हैं हम लोग, सेलुलोज हो गया, लिग्निन हो गई, और इंसुलिन हो गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो एंजाइम है, एंजाइम क्या है आपको, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन है, या फिर लिपिड है। तो जो एक एंजाइम इज अ प्रोटीन, याद रखिएगा। एंजाइम इज अ प्रोटीन एंड हाई अणुभार यानी मॉलिक्यूल वाले अणु नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये मुख्यतः जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। अतः इन्हें जीव उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया कहलाती है, क्या कहलाता है आपका, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन यानी नाइट्रेट चेंज एन उसमें परिवर्तित होती है, तो क्या कहलाती है आपका, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। जो सूक्ष्म जीव द्वारा नाइट्रेट से रासायनिक नाइट्रोजन में बदलती है यानी चेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखते इसके बारे में। डीनाइट्रिफिकेशन इस प्रक्रिया में नाइट्रेट NO3 का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रेट ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया अनेकों जीवाणुओं की प्रतिक्रिया द्वारा होता है। इनमें से सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस, बैसिलस और बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस प्रमुख हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया कहाँ होती है। जो आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें से जो डार्क रिएक्शन होती है, वो डार्क रिएक्शन किस में होती है, ग्रेना में होती है, स्ट्रोमा में होती है, या फिर साइटोप्लाज्म में होती है। जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपका ये मान लीजिए कि स्ट्रोमा में होती है, याद रखिए। जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होती है, भोजन का निर्माण होता है, वो ग्रेना में, मतलब ग्रेना में होती है, जैसे आपका क्लोरोफिल बनता है, याद रखिएगा। जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया होती है, अंधकार, तो याद रखिएगा जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपका स्ट्रोमा में होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्ट्रोमा यानी क्लोरोप्लास्ट में। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन
क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी, याद रखिएगा। जो डार्क रिएक्शन प्रक्रिया है, रिएक्शन है, उसकी खोज हम किसने की थी? ब्लैकमैन ने की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें जो अगला दिया गया है इसका डिटेल, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया फोटोकेमिकल लाइट डिपेंड रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है, जो मैंने अभी इसके पहले बताया आपको, याद रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट ए द्वारा किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 600 AM, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसका जो डिटेल दिया गया है, प्रकाश अवशोषित करने के लिए अणुओं की प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोटिनाइड आदि। ये ग्रेना की झिल्लियों में पाए जाते हैं। ये वर्णक अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए मुख्यतः लाल 647 nm, नीला इंडिगो 430 से 470 nm, तथा जो बैगनी किरणें होती हैं वो आपका 390 से लेकर 430 nm का अवशोषण करती हैं, ये याद रखिएगा। इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा सा। क्लोरोफिल बी मुख्यतः नीले प्रकाश 430-470 nm का अवशोषण करती है, याद रखिएगा। जो क्लोरोफिल बी होता है मुख्यतः नीली प्रकाश को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। 430 से लेकर 470 nm तक अवशोषित करती है, याद रखिएगा। जिसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरोफिल का प्रयोग किसके द्वारा हुआ है? जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? केल्विन के द्वारा, या फिर बारबर्ग के द्वारा, या हेल के द्वारा, या रूबिन के द्वारा? जो आपका प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेला का प्रयोग किया गया है वो बारबर्ग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑटो बारबर्ग ने प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग के लिए सर्वप्रथम क्लोरेला का इस्तेमाल किया। इस पर निश्चित अंतराल के बाद प्रकाश दिया गया और प्रकाश संश्लेषण पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया। 1920 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया इन्होंने। किसने? वारबर्ग को नोबेल पुरस्कार 1920 में प्राप्त हुआ, यह याद रखिएगा आप लोग। और इसमें देखते हैं, जो भी सैमुअल रूबिन और मार्टिन डी ने कॉमन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती है, ये याद रखिए। जो सैमुअल रूबिन एंड मार्टिन डी कॉमन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें से ऑक्सीजन जो जहाँ से निकलती है वो जल से निकलती है, याद रखिएगा। और हिल एंड बेंडाल ने बताया कि प्रकाश अभिक्रिया में 2 प्रकाश तंत्र कार्य करते हैं, और जेड स्कीम भी बताई, ये याद रखिएगा आपको। किसने बताई जेड स्कीम? हिल एंड बेंडाल ने बताई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, कोशिका के किस अंग को बिजली का घर कहते हैं? तो आपको हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफ द पावर ऑफ सेल, यानी कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीश्वसन की क्रिया इसी में होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक उच्च ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? आपका जो इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है आपका ग्लूकोज है, ये याद रखिएगा। ग्लूकोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। जो आपका इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जो इसके बारे में दिया गया है आपका, ग्लूकोज जो माल्टोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है? सुक्रोज का है। और लैक्टोज जो आपका रिड्यूसिंग शुगर दिया गया है, माल्टोज है आपका, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है आपका, इसमें सुक्रोज आ गया, रेफनोज आ गया, और ट्राईहेलोज आ गया, और स्टेक्लोज आ गया, और बारबेस केस आ गया, ये याद रखिएगा आप लोग। जो रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती हैं, ये याद रखिएगा आपका। रिड्यूसिंग शुगर में एक बार फिर से देखते हैं, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। और इनमें से आपका सुक्रोज, रेफनोज और ट्राईहेलोज और ट्राईओज एंड बारबेकेस
आपका ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइटोक्रोम का कार्य है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या श्वसन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। जो साइटोक्रोम का कार्य होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, ये याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, यानी तो जिसमें से हो जाएगा साइटोक्रोम का कार्य क्या है, साइटोक्रोम फेराडिक्सिन और प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में प्रकाश संश्लेषण के यानी फोटोसिंथेसिस के चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जो पौधे के विकास एवं जो अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वो आपका 17 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से जो आपका हो जाएगा, पौधे के विकास व वृद्धि के लिए वर्तमान में 17 तत्वों की अनिवार्यता बताया गया है, जिसमें से सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट एंड सिलिकॉन कुछ पौधे के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। मुख्य पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं आपका, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये याद रखिएगा। मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं CHONPKCAMGS यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है यानी सूक्ष्म होते हैं, वो मुख्य होते हैं मैक्रो, और ये क्या होते हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होते हैं। तो इसमें से आपका फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बेरिलियम हो गया, क्लोरीन हो गया और निकेल हो गया, ये क्या होते हैं आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, आपका सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, किस पोषक तत्व की कमी से पौधे में कवक रोग से प्रति संवेदनशील बढ़ जाती है, याद रखिएगा। सिलिकॉन से, निकल से या फिर दोनों से, सिलिकॉन या निकल दोनों से। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका सिलिकॉन तथा निकल, ये दोनों से क्या होता है, कवक रोग से प्रति संवेदनशील बढ़ जाती है, ठीक है। इनकी कमी से क्या होता है, कवक रोग से प्रति संवेदनशील बढ़ जाती है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन तथा निकल पोषक तत्व की कमी से पौधे में कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। पोटेशियम तत्व पौधे को रोगों के प्रति सहनशीलता बनाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एकीकृत खरपतवार इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं भूपरिष्करण क्रियाएं या घनी बुआई या फिर तृणनाशियों का प्रयोग या उपरोक्त में से सभी। जो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के अंतर्गत सभी आते हैं। क्या होता है, भूपरिष्करण क्रियाएं भी यूज में आती हैं, घनी बुआई भी यूज में आती है और आपका तृणनाशियों का प्रयोग भी इसमें यूज में आता है, ये याद रखिएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए इसके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला, यांत्रिक क्रिया में कौन कौन सी होगी, या जो मैकेनिकल प्रोसेस होती हैं तो उसमें मल्चिंग हो गई, फ्लडिंग हो गई, आपका बाई टिलेज हो गई, बाई बर्निंग हो गई, होइंग हो गई, आपका बाई क्रॉप रोटेशन हो गई, अब वीड फ्री सीड हो गया, ये याद रखिए। जो वीड फ्री सीड है आपका बाई क्रॉप रोटेशन है, ये सस्य क्रिया होती हैं, एग्रोनॉमिकल प्रोसेस होती हैं, ये याद रखिएगा। और आपका डेंस प्लांटिंग घनी बुआई, ये सस्य क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और आपका जो है कि रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, रासायनिक विधि के अंतर्गत आता है। आपका जैविक विधि के रूप में अगर ले लिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से पशुओं द्वारा चराना, अगर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का नियंत्रण कर रहे हैं, वीड का नियंत्रण का कंट्रोल में ला रहे हैं, तो उसमें क्या जैविक विधि क्या होती है, आपका पशुओं द्वारा चराना हो गया, कीट पतंगों से प्रबंध करना, ये क्या होता है, जैविक विधि द्वारा अपनाते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है, ऑक्सीजन या फिर इथाइलिन या GA या साइटोकाइनिन। जो केले का अचानक पकना यानी कोई भी फ्रूट से तो क्या होता है, इथाइलिन के कारण ही पकता है, ये याद रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, जो फल पक जाते हैं तो फल पकने के बाद कौन सी गैस रिलीज होती है फलों से, तो इथाइलिन गैस ही रिलीज होती है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको डिटेल आपका दिया गया है
कि फलों के पकने के लिए इथाइलिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, ये हम सबको पता है। जब फल पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तब उनमें इथाइलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसमें फल पक जाते हैं। केले का अचानक पकना इसी हार्मोन्स का कारण है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथ्रल या इथाइलिन का तरल रूप का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, पौधे में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? आपका ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से, धनात्मक वाटर पोटेंशियल से, या पानी के अधिक से, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका पौधे में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? जो सूखा आपका सूखा पड़ जाता है तो किससे संबंधित है? वो आपका ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल से आपका संबंध रखता है, ये याद रखिएगा। थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसका आंसर, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। इसका जो इसका डिटेल दिया गया है आपका, पौधे में सूखा प्रतिरोध ऋणात्मक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के द्वारा होता है। इवेपोरेशन फ्रॉम मेसोफिल सेल इन द लीव्स प्रोड्यूस ए नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कॉजेज वाटर एंड मिनरल्स मूव्ड अपवर्ड थ्रू ऑफ आइलैंड, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। ठीक है, जो जाइलम होता है अपवर्ड, जो जाइलम से क्या होता है? जल का सम्मान होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। और कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? लाइपेज हो गया, जाइमेज हो गया, या फिर यूरेज, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो क्रिस्टल रूप में तैयार होता है वो कौन सा एंजाइम तैयार होता है? यूरेज, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। जो आपका एंजाइम शब्द प्रयोग कुह ने 1878 ने किया था, यानी जो एंजाइम शब्द का प्रयोग कब किया गया था? कुहने ने 1878 में किया गया था। किसने किया था? कुहने ने किया था। हैंस बुकनर 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया। और सुमनर ने 1926 में लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के रवे क्रिस्टल्स प्राप्त किए, याद रखिएगा आप लोग। कि एंजाइम शब्द का प्रयोग कुहने ने किया 1878 में, और हैंस बुकर ने 1897 में सबसे पहले ईस्ट से एंजाइम नामक एंजाइम का पृथक किया, जाइमेज नामक एंजाइम का पृथक किया, याद रखिएगा। और सुमनर ने 1926 में लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के रवे क्रिस्टल्स प्राप्त किए, याद रखिएगा। जो आपका लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम के क्रिस्टल किसने प्राप्त किए? सुमनर ने 1926 में प्राप्त किए, ये याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उन्हें कहते हैं मीजोबायोटिक कहते हैं, या माइक्रोबायोटिक कहते हैं, या माइक्रोबायोटिक, या इनमें से कोई नहीं कहते। तो ये जो आपका जो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या इससे अधिक होता है उनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटिक बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। जो आपका माइक्रोबायोटिक सीड्स होते हैं वे बीज जिनकी आयु 3 वर्ष तक होती है उन्हें माइक्रोबायोटिक सीड बोलते हैं, याद रखिएगा। अब मीजोबायोटिक सीड किन्हें कहते हैं? ऐसे बीज जिनकी आयु 3 से 15 वर्ष तक होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? मीजोबायोटिक सीड बोलते हैं। अगर हम देखें तो माइक्रोबायोटिक सीड किन्हें बोलते हैं? जिनकी आयु 15 से 100 वर्ष तक होती है उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोटिक सीड के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक जल घुलनशील विटामिन है? जो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है, जो आपका सी है, और सी क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका। जो अडेक ADEAK, ये क्या होता है? आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। किस में घुलनशील विटामिन होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है आपका। और जो जल में घुलनशील होता है BNC क्या होता है? आपका जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अडेक क्या होता है? वसा में घुलनशील। ये याद अगर एक ट्रिक में याद रखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि अटैक करता है तो किस में अटैक करता है? सबसे पहले वसा में अटैक करता है, यानी अटैक करता है ADEK, ठीक है। तो ये किस में? वसा में घुलनशील होते हैं। और जो जल में घुलनशील होता है BNC क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? यानी जब पौधा मुरझा जाता है तो किसकी अधिकता हो जाती है? जब पौधा बिल्कुल मुरझाकर सूख जाता है तो अवशोषण की कमी से।
वाष्पीकरण की कमी से या श्वसन की कमी से या वाष्पोत्सर्जन की कमी से। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन की कमी से क्या होता है, ये पौधा मुरझा जाता है। ट्रांसपायरेशन जीवित पौधे के वायवीय भागों में एरियल पार्ट्स से जल के वाष्प के रूप में उड़ने को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये हमको सबको पता है, ठीक है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिकता से पौधे मुरझा जाते हैं, यानी अगर कोई प्लांट है उसमें से अधिकता से ज़्यादा अगर ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो पौधे क्या करेगा, पौधे के अंदर कोई जल बचेगा ही नहीं, और क्या होगा, पौधा क्या होगा, पूर्ण तरीके से एक तरीके से मुरझा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग अगर ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देखते हैं तो जीवित पौधे के वायवीय यानी एरियल पार्ट से, जो भी जीवित पौधा है उसके बाहरी भागों से जो जल के वाष्प के रूप में, जो जल उसके अंदर है, पौधे के अंदर जो जल है एकत्रित है, भरा हुआ है, तो क्या होता है वो वाष्प के रूप में क्या होता है, उड़ने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपायरेशन किसके माध्यम, पौधे के किस पार्ट से होता है, यानी एरियल पार्ट से, यानी वायवीय भागों से होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आरा मक्खी किस फल प्रमुख कीट है, सरसों, कपास या मसूर या धान। तो जो आपका आरा मक्खी होती है ये आपका सरसों की क्या होती है, ये आपका सरसों का कीट होता है, भयंकर कीट होता है, ठीक है। सरसों के प्रमुख कीट माहू हो गया आपका, सरसों की आरा मक्खी हो गई, मस्टर्ड, साफलाई और पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। कपास की प्रमुख कीट कॉटन लीफ रोलर, स्पॉटेड बालवर्म, पिंक बालवर्म और रेड कॉटन। क्या होता है ये आपका, ये मस्टर्ड में वो कपास में क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ये जो कीट होते हैं ना, जो कीट में आपका कॉटन लीफ रोलर, स्पॉटेड बालवर्म और पिंक बालवर्म और रेड कॉटन, ये क्या होता है, कपास में आपका अटैक करते हैं कीट। और जो सरसों में आपका हो गया, माहू हो गया आपका, सरसों की आरा मक्खी हो गई यानी मस्टर्ड, साफलाई एंड पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है, जमाव की अवस्था को, फली बनने की अवस्था को, परिपक्वता की अवस्था को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना की फसल है किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फली बनने की जो अवस्था होती है, पोड़ जो मैच्योरिंग होती है, पोड़ मैच्योरिंग अवस्था में क्या करता है ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना का जो कीट है क्या करता है, बहुत नुकसान फैलाता है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चने की सूंडी ग्राम कैटरपिलर, इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, यानी जो ग्राम कैटरपिलर है इसका ही वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, ये हम सबको पता है। इस कीट की सूंडी अवस्था चने के फली बनने के समय उसमें छेद करके घुस जाती है तथा दानों को खा जाती है। क्या होता है, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है ये चने का भयंकर कीट है, जो क्या होता है चने को बहुत नुकसान पहुंचाता है, कम से कम 40% 40 से 70% तक क्या क्या होता है, चने का प्रोडक्शन घटा देता है। जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है, जो ग्राम कैटरपिलर आपका ग्राम कैटरपिलर होता है, चने में बहुत भयंकर कीट लगता है, ये याद रखिएगा। गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है, गन्ने के तना भेदक से, गन्ने का मूल जड़ भेदक से, या गन्ने का शीर्ष भेदक से, या बूली एफिड से। जो आपका गन्ने का गुच्छानुमा शीर्ष आकार कीट होता है वो आपका गन्ने के शीर्ष भेदन से क्या होता है, शीर्ष भेदक होता है, ठीक है, विकसित होता है। जो आपका इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। गन्ने के शीर्ष टॉप बोरर, वैज्ञानिक नाम सिरकोफेगस न्यूवेला। सूंडी इसकी हानिकारक अवस्था होती है। सूंडी जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम क्या होता है, जो जल का संवहन करता है पौधे में, फ्लोएम क्या होता है, जो पोषवान का संवहन करता है। पोषवान का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपका सॉइल में उपलब्ध होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल में जल भी उपलब्ध होता है। तो क्या होता है, जल किसके माध्यम से जाता है, जाइलम के माध्यम से। और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं आपका, जो पौधों के लिए भोजन आवश्यक होता है, वो आपका फ्लोएम के माध्यम से जाता है, नलिकाओं को काट डालती है, ये याद रखिए। जो ये होता है ना, सूंडी होती है टॉप बोरर, तो क्या होती है, जाइलम तथा फ्लोएम की नलिकाओं को काट डालती है। अब बताइए, जब ये जाइलम तथा फ्लोएम की नलिकाओं को काट डालेगी तो ना जल का संवहन हो पाएगा,
ना आपका फ्लोएम का सम्मान हो पाएगा, मतलब ना न्यूट्रिएंट्स जा पाएंगे ना जल जा पाएगा। तो क्या होगा, पौधे सूख क्या हो जाएगा, डेड हार्ट में पहुंच जाएगा और सूख जाएगा। ठीक है, तो इसके जिसके माध्यम से कलिकाएं सूख जाती हैं, ये हम सबको पता है। और जब जल नहीं आएगा और फ्लोएम नहीं आए, मतलब जल नहीं आएगा शरीर के अंदर और खाना नहीं आएगा, तो शरीर क्या करेगा, टूट जाएगा एक तरीके से और सूख जाएगा, डेड हार्ट में पहुंच जाएगा, डेड हार्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डेड हार्ट कहते हैं ऊपरी बढ़वार रुक जाती है, ये सबको पता है, तथा बगल से पत्तियां निकलती हैं जिससे सिरा गुच्छादार अथवा शाखामय हो जाता है। इसे गुच्छ शीर्ष बंची टॉप कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, आम का कौन सा कीट संगरोध क्वारंटाइन महत्व का है, मिलीबग, पत्थर घुन या आम का फदका या आम की फल मक्खी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आम का फल मक्खी। आम की फल मक्खी जो है मैंगो फ्रूट फ्लाई, वैज्ञानिक नाम बैक्ट्रोसेरा डोरसैलिस है। यह कीट आम के फलों को नुकसान पहुंचाती है तथा फलों में ही निवास करता है, इसलिए क्वारंटीन में इस कीट का निरीक्षण किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, नोजल एक हिस्सा है, नोजल किसका हिस्सा है, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का हिस्सा है या साइनो गैस पंप का है या रोटरी डस्टर का है। ये आपका इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है। जो आपका नोजल इज अ पार्ट ऑफ हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, याद रखिएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नोजल स्प्रेयर मशीन का एक मुख्य भाग है जिससे पानी फुहारे के रूप में निकलती है। नोजल से ही बूंदों का आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। स्प्रेयर निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन से स्प्रेयर होते हैं आपका, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। हैंड कंप्रेसर स्प्रे, फूड स्प्रेसर स्प्रेयर या नैपसैक स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर, ये याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, ये स्प्रेयर के प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास है। जो स्प्रेयर है आपका कीटनाशक में भी, एंटोमोलॉजी में भी प्रयोग किया जाता है। एंटोमोलॉजी में आपका दिया गया है इसके स्प्रेयर के बारे में, विभिन्न स्प्रेयर के बारे में दिया गया है। और जो आपका जो कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण या IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या यांत्रिक नियंत्रण। जो आपका कीट नियंत्रण है के लिए आधुनिक प्रयास IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। इसके अंतर्गत भौतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, रासायनिक विधियां, जैविक विधियां सभी को समन्वित रूप से इस्तेमाल करके कीट नियंत्रण करते हैं। इसके पहले मैंने आपको IPM के बारे में, वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसी से थोड़ा रिलेट करता है, ये याद रखिएगा। और पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है। जो आपका पैडल पंप स्प्रेयर है वो आपका 20 फीट तक ऊंचाई तक क्या कर सकता है, वो आपका छिड़काव कर सकता है। तो पैडल पंप स्प्रेयर एक पैडल लगा होता है जिसे पांव से चलाया जाता है। इससे 20 फीट ऊंचाई तक छिड़काव किया जा सकता है। इसका प्रयोग फलों के बागों में छिड़काव के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, फलों चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र यानी जो फसल चक्र है उसकी सलाह किसके लिए दी जाती है, मृदा जनित रोगों के नियंत्रण के लिए। यानी जो फसल चक्र अपनाते हैं हम मुख्यतः क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्शन के लिए अपनाते हैं। उसमें जो कीट वगैरह लगते हैं, कीट ना लगें, रोग लगते हैं वो भी ना लगें, क्या होता है, इसीलिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन को हम अपनाते रहते हैं। जो आपका क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र अपनाते हैं, मृदा जनित रोगों के लिए अपनाते हैं कि क्या होता है, जो सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं वो ज़्यादातर हानि ना पहुंचा सके अपनी फसलों को, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। मृदा जनित रोग, सॉइल बोर्न डिजीज, ये रोग मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है जो मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसे रोगों फसलों में से बचाने के लिए उपयुक्त विधि है फसल चक्र को बदलना है, जिससे रोग कारक होस्ट की अनुपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सॉइल बोर्न डिजीज हैं तो क्या करते हैं, जो सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं वो आपका उसी में क्या होता है, सॉइल में ही अंडे अपना एकत्र करते हैं, तो होस्ट उसी में बनता है। तो क्या होता है, जब फसल चक्र अपनाते हैं तो उसके क्या होते हैं, जो फसल के लिए एक्टिव होता है वो फसल के लिए अनएक्टिव हो जाते हैं, फसल में नहीं लग पाते हैं। क्या होता है, अनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, मुख्यतः वो 1 साल के अंदर अंदर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फसल चक्र लाभदायक है।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? आपका जो अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है बीटावैक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा आपको लोग। कार्बोक्सिन, जिसका ट्रेड नाम यानी आपका मार्केटिंग नाम होता है बीटावैक्स होता है, यह पहला सिस्टमेटिक फंजीसाइड वन स्मेलिंग एंड आपका कुल्का ने 1966 में विकसित किया। यह रस्ट और स्मट के लिए प्रयोग किया जाता है। 1966 में क्या होता है, क्या विकसित किया था इसने? कार्बोक्सिन, जिसका ट्रेड नाम बीटावैक्स है। किसने विकसित किया था? आपका स्मट के लिए विकसित किया गया था। और किसने विकसित किया था? स्मेलिंग एंड कुल्का ने इसको विकसित किया था 1966 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? यानी जो करनाल बंट है वो आपका गेहूं का बीज जनित रोग है। करनाल बंट गेहूं का एक प्रमुख रोग है। निवोसिया आपका जो करनाल बंट होता है आपका क्या होता है? निवोसिया इंडिका। जो करनाल बंट होता है निवोसिया इंडिका नामक फफूंद द्वारा फैलता है। यह मृदा जनित, बीज जनित और वायु जनित रोग है, याद रखिएगा। निवोसिया इंडिका जो नामक फफूंद है ये मृदा जनित भी होता है और बीज जनित भी होता है और वायु जनित रोग भी होता है। इस रोग में बाली के कुछ दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। में इसका मतलब पौधे में क्या इफेक्ट डालता है, तो क्या होता है? दाने काले पाउडर में बदल जाते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है? तो झूठा जो कंडुआ रोग है वो आपका धान में फैलता है। फाल्स स्मट राइस का प्रमुख रोग है, मुख्यतः नमी वातावरण में फैलता है। जहाँ पर मॉइस्चर होती है वो वहाँ पर वो फैलता है। जब एनवायरमेंटल में क्या होता है, वातावरण में क्या होती है, नमी पाई जाती है तो फैलता है, सबसे ज़्यादा फैलता है, इफेक्ट डालता है पौधों के लिए। इसका क्लेविसेप्स ओराइजी सटाइवा यानी एस्टिगिनोडी वेरिएंस होता है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपका तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी। क्या होता है? पीला सिरा मोज़ेक भिंडी में संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये याद रखिएगा। आपका जो भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग होता है, पीला सिरा मोज़ेक वायरस के द्वारा होता है। यह रोग संचरण सफ़ेद मक्खी बेमेसिया टेबेसिया के कारण होता है। सफ़ेद मक्खी अन्य फसलों के रोगों तम्बाकू मोज़ेक, मिर्च, पपाया लीफ कर्ल, कॉटन लीफ कर्ल इत्यादि रोग का वाहक होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है संकर धान की 1 हेक्टेयर की रुपाई के लिए नर्सरी की बीज दर होनी चाहिए। आपका 30 से 18 से 20 किलोग्राम आपका नर्सरी के लिए बीज की बुआई के लिए बीज दर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। संकर धान के लिए 18 से 20 किलोग्राम जो दिया गया है। संकर बीज के लिए निम्नलिखित दर है। महीन चावल जो है आपका 30 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है, महीन चावल। मध्यम चावल जो होता है 40 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। मोटे दाने आपका 50 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। संकर दाल आपका 18 से 20 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है। जो श्री पद्धति है जो आपका 5 किलोग्राम प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं? आपका इनमें से कोई नहीं, या फिर फलों पर या पत्तियों पर या शाखाओं पर। जो आपका नींबू के खैरा रोग के लक्षण जो पौधे के आते हैं वो इनमें से कोई नहीं है। जो कैंकर सिट्रस है तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो डिटेल में क्या दिया गया है आपका, जो नींबू का कैंकर सिट्रस कैंकर है यह एक बैक्टीरियल बीमारी है जो जैंथोमोनास सिट्रीसी द्वारा पैदा होती है। नींबू में इस रोग का लक्षण मुख्यतः फल, पत्ती, कांटे एवं टहनियाँ प्रभावित होते हैं, जिन पर खुरदरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष का कारण था। जो बंगाल फेमाइन था, दुर्भिक्ष बंगाल फेमाइन जो आपका किसका कारण था? वो आपका ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर हो जाएगा, यानी धान का सहसा भारी रोग आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। धान का दुर्भिक्ष बंगाल फेमाइन सन 1943 में 1943 में बंगाल में हुआ
था, इसका कारण भूरा धब्बा रोग था। याद रखिएगा, इसका कारण क्या था? बंगाल फेमाइन का भूरा धब्बा रोग, धान का भूरा धब्बा रोग था। याद रखिएगा, धान का भूरा धब्बा रोग ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कारक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी था। ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः बिजोड़ रोग है? जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का गेहूं का अनावृत कर्ण क्या है? आपका अंतः बिजोड़ रोग है गेहूं का अनावृत कर्ण। गेहूं का अनावृत कर्ण रोग आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट अंतः बीज जनित रोग है। इसका जो कारक होता है गोनोडोट्रिटिसाई होता है। इसके उपचार के लिए गेहूं को गर्म पानी से धूप में उपचारित करते हैं। धूप में उपचारित करने का उपाय ल्यूथोरा एंड सुट्टर ने 1934 में दिया था। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, निम्नलिखित में से खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जान जाता है। याद रखिएगा, जो आपका खैरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या है? आपका YL नेने ने ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या खैरा रोग के नियंत्रण के लिए खोजा? तो YL नेने ने खोजा था। क्या खोजा था? इसके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ये हम सबको पता है। रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां क्या होती हैं? लाल धब्बों के साथ पड़ने लगती हैं। इसकी खोज YL नेने ने 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना का 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर 10 से छिड़काव करना चाहिए। तो क्या होता है, जो धान का खैरा रोग है वो क्या होता है? कंट्रोल में आ जाता है। ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में है। ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला इसके डिटेल देखते हैं थोड़ा। जो इसका डिटेल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, केंद्रीय पशु अनुसंधान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश बरेली में है आपका। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है आपका। याद रखिएगा आप लोग। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? याद रखें, जलवायु या वेजिटेशन या सौर यानी सोलर रेडिएशन या टोपोग्राफी। जो आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर। ये आपको कोई भूक्षरण में कोई प्रभाव नहीं डालता है। आपका जलवायु है ये प्रभाव डालेगा, वेजिटेशन ये प्रभाव डालेगा, आपका टोपोग्राफी ये प्रभाव डालेगा। ये याद रखिएगा आप लोग। जो आपका क्या है, थोड़ा डिटेल देखते हैं। जब मृदा के कण अलग अलग होकर प्रकृति स्रोत या नेचुरल एजेंसी जैसे पानी व हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वो मृदा क्षरण कहलाती है। मृदा क्षरण किसको प्रभावित करता है? आपका रेनफॉल हो गया, आपका स्लोप्स एंड लैंड हो गया, वेजिटेशन हो गया, टिलेज हो गया। ठीक है, क्या होता है? मृदा क्षरण को प्रभावित करते हैं, ये कारक प्रभावित करते हैं। जो आपका नेचुरल होता है, तो नेचुरल में कौन कौन से आपके आ जाते हैं? जो नेचुरल में आपका नेचुरल ऑफ सॉइल में टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ हाई वाटर टेबल, ये भी क्या करता है? आपका पौधे में रोग कारक का कार्य करता है। प्रेजेंस ऑफ हाई वाटर टेबल। याद रखिएगा। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि वाटर टेबल और वाटर लेवल में क्या अंतर होता है। तो मैं अंतर आपको बता दूं कि जो वाटर लेवल होता है, जो आपका समतल जगह में भरा होता है, जैसे आपका तालाब हो गया, नदी हो गई, कोई समुद्र है, ठीक है, सी है, तो क्या हो गया? उसका ऊपर का जो लेवल से भरा हुआ होता है वो वाटर लेवल कहलाता है। और वाटर टेबल किसे कहते हैं? जो वाटर टेबल होता है, जो आपका जो जैसे आपका कोई समरसिबल है, आपका ट्यूबवेल है, या फिर आपका कुआं है, जो जो आपका भूमिगत जल होता है वो एक टेबल फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर टेबल के रूप में जानते हैं। ये याद रखिएगा कि वाटर टेबल हम किसे कहते हैं और वाटर लेवल किसे कहते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक
सीजन आकलन नापा जाता है। जो आपका सरल विधि ट्रैक्टर है आपका, वो नापा जाता है लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की सीजन करते हुए उसका मूल्य सुनकर देता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर वार्षिक सीजन एनुअल डिप्रेशन का आकलन लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर का डिप्रेशन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका, एक इंजन में यदि ईंधन मित व्ययता अभिष्ट है तो आवश्यक है कि ईंधन का अधिक, ऑक्सीजन का अधिक या ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिक। तो जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक इंजन में यदि ईंधन मित व्ययता अभिष्ट है तो आवश्यक है कि ऑक्सीजन का अधिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है ऊंची नीची भूमियों में या अच्छी समतल भूमियों में या फिर भारी भूमियों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ऊंची नीची भूमियों में होता है वो आपका क्या होता है, स्प्रिंकलर काम देता है, ये याद रखिए। जो पहाड़ी इलाकों में भूमियाँ हैं, ठीक है, तो उनमें से सिंचाई के लिए क्या होगा, तो हम सिंचाई की अन्य विधि तो अपना नहीं सकते, तो क्या होता है फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर जो विधि होती है सिंचाई की उसको हम अपनाते हैं, याद रखिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, बौछारी सिंचाई से। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधे के ऊपर डाला जाता है। यह विधि धान व जूट को छोड़कर, यानी किसमें स्प्रिंकलर विधि अपनाई नहीं जाती, याद रखिएगा। धान और जूट में स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं अपनाई जाती है, छोड़कर अन्य सभी फसलों में अपनाई जा सकती है। यह विधि मुख्यतः ऊंची ढलुआ स्थलाकृति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर अपनाई जाती है। और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनाई जाती है। और इनमें से 20 से 25% जल की बचत होती है। 3-4 प्रकार के इधर से क्वेश्चन बने, इनको याद रखिएगा आप लोग। इसमें से कितने % की बचत होती है इरिगेशन में, इस इरिगेशन से, स्प्रिंकलर इरिगेशन से, यानी 20 से 25% जल की क्या होती है, बचत होती है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल के आकार की इकाई होती है, जो हल के आकार की इकाई होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर या किलोग्राम या ज्वाइंटर या टन। जो हल के आकार की इकाई होती है आपका, प्रजा हल का आकार 17.5 सेंटीमीटर होती है। वाय हल का आकार जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा। जो आपका हल के आकार की इकाई सेंटीमीटर होती है, याद रखिएगा, हल के आकार की जो इकाई होती है सेंटीमीटर होती है। जो प्रजा हल होता है, प्रजा हल का आकार होता है 17.5 सेंटीमीटर। वाय हल का जो आकार होता है 15 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। धान भंडार के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती है। धान भंडार के लिए आपका 8% नमी उपयुक्त होती है, याद रखिएगा। जो धान भंडारित किया जाता है उसमें से कितने % नमी की आवश्यकता पड़ती है, 8% नमी की आवश्यकता पड़ती है। जो आपका 8 से 10%, याद रखिएगा। जो कपास के और सोयाबीन के लिए नमी % कितनी होती है, भंडारण के लिए 10% होती है। जो आपका दलहनी फसल होती है, दलहनी फसल के लिए भंडारण की कितनी % नमी की आवश्यकता पड़ती है, आपका 8 से 9% होती है दलहनी फसलों के लिए, याद रखिएगा। जो आपका लास्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंबाइन हल नहीं है, कंबाइन का नहीं है, कार्य कंबाइन का नहीं है। कटाई और सिप, रेटिंग या मड़ाई या सुखाना। जो आपका सुखाना है ये कंबाइन कार्य नहीं करता है। कंबाइन जो क्या होता है, कंबाइन सुखाने का कार्य नहीं करता है। तो कंबाइन से फसल की कटाई, मड़ाई तथा दाने को अलग अलग सेपरेटिंग कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या हो, सुखाया नहीं जा सकता है। और इसका प्रयोग बड़ी जोत वाले खेतों में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जितने भी आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी नए नए सुझाव देने की कोशिश करें आपकी किस तरीके की मैं वीडियो लेकर आऊं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, याद रखिएगा। और अपने जो भाई बंधु हैं उनको भी मेरा इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलिएगा आप, और लाइक करें। जो भी त्रुटियां रही हैं, त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और किस तरीके के सुधार करना चाहिए, याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।